ताजा निष्पक्ष खबरों के लिए कहीं नहीं है आपको जाना। प्रतिपक्ष संवाद का काम है सच्चाई आप तक पहुंचाना। नमस्कार, मैं कार्तिक भट्ट आपका स्वागत करता हूं प्रतिपक्ष संवाद के इस खास कार्यक्रम 22 की ख्वाहिश में, जिसमें हम उत्तराखंड में होने वाले 2022 के विधानसभा चुनावों के लिए जनता के मिजाज को टटोलने जगह जगह विधानसभाओं की यात्रा कर रहे हैं। और इसी बीच हमारे साथ मौजूद हैं द्वाराहाट विधानसभा सीट से उत्तराखंड क्रांति दल के पूर्व विधायक पुष्पेश त्रिपाठी जी। तो आइए करते हैं पुष्पेश त्रिपाठी से कुछ खास चर्चा। पुष्पेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रतिपक्ष संवाद में। धन्यवाद सर, मैं आपसे सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहूँगा कि बहुत लोग विधायकों के बारे में जानते नहीं हैं कि विधायक कितने पढ़े हुए हैं, उनकी क्या क्वालिफिकेशन है। कभी कभी ये चीज़ छुप जाती है या फिर खुद भी कई पार्टियों द्वारा ये चीज़ छुपा दी जाती है। तो मैं आपसे आपका परिचय पूछा हूँ। मैं पुष्पेश त्रिपाठी हूँ और पोस्ट ग्रेजुएट हूँ कुमाऊँ यूनिवर्सिटी नैनीताल से। बाकी राजनीतिक रूप से हमारी एक पीढ़ी का पूरा संघर्ष रहा है। हमारे पिताजी स्वर्गीय विपिन चंद्र त्रिपाठी जी उत्तराखंड क्रांति दल के फाउंडर मेंबर्स में से एक रहे हैं और उससे पहले भी उत्तराखंड के जितने तमाम सारे सवालों पर उनका अपना एक व्यापक नज़रिया रहा है, जिसको लेकर के कई विभिन्न बड़े बड़े आंदोलनों में का नेतृत्व उन्होंने किया है 70 के दशक से। और उसके बाद चूँकि एक तरीके की पारिवारिक पृष्ठभूमि भी रही है और फिर उत्तराखंड आंदोलन में, हालांकि वो छात्र जीवन का दौर रहा है, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन जितना भी संभव रहा यहाँ से लेकर के नैनीताल और तमाम राज्य आंदोलन के दौर में सम्मिलित हम लोग रहे हैं। इसलिए एक उत्तराखंड के तमाम सवालों से, सरोकारों से उत्तराखंड राज्य बनाने को लेकर के जो महत्वपूर्ण वो दौर था, उस समय की चीज़ों से थोड़ा इत्तेफाक भी हम लोग रखते हैं, उन चीज़ों के प्रति संवेदनशील भी रहा हूँ। तो इसलिए एक जुड़ाव है उत्तराखंड के हमारे पूरे राज्य से, हमारे गांव से, यहाँ के तमाम नीतिगत मुद्दों को लेकर के, तो इसलिए राजनीति में हूँ। सर, आपने एक पोस्ट ग्रेजुएशन करी थी, तो उसके बाद राजनीति में आने का मन कब बना? देखिए, राजनीति में आने का मन तो खैर एक आकस्मिक रहा, क्योंकि हमारे पिताजी का जब आकस्मिक देहावसान हो गया था उस समय, तो उसके बाद एक माहौल इस तरीके का बन गया कि ये पता ही नहीं चला कि कब वह राजनीति में कदम रख लिया। और उसके बाद चूँकि जैसा मैंने कहा कि इन सभी उत्तराखंड के सवालों से, उत्तराखंड के मुद्दों को लेकर के हम लोग इमोशनली जुड़े हैं, एक इमोशनली अटैचमेंट है पूरी फैमिली का, तो उस पर आगे की लड़ाई हम लोग कैसे लड़ सकते हैं, इन सब चीज़ों पर ध्यान रहा। तो अपने आप राजनीति में काम करने का मन भी हुआ और हम लोग फिर राजनीति में एंटर कर गए। तो मैं ये जानना चाहूँगा सर, आप 7 साल विधायक रहे हैं इस क्षेत्र के, तो इन 7 सालों में आपने इस क्षेत्र को कितना जाना और क्या आपको ऐसी समस्याएं लगी जो आपको लगा कि ये चीज़ें ही हैं जिनको मैं सही कर दूंगा तो लोगों का बहुत भला हो सकता है? देखिए, अगर वास्तविक रूप से हम देखें तो उत्तराखंड का भला न तो मैं अकेले कर सकता हूँ, न क्षेत्र का, और न वर्तमान जो स्थितियाँ चल रही हैं, जिन नीतियों पर हमारी सरकारें चल रही हैं, उन पर न तो इस क्षेत्र का बहुत बेहतर तरीके से भला हो सकता है, न इस राज्य का। लेकिन इन्हीं नीतियों पर चलते हुए जो बेहतर व्यवस्था हम लोग कर सकते थे, उस पर हम लोगों ने काम किया। आज भी इस उत्तराखंड की सबसे बड़ी समस्या भ्रष्टाचार है। वो भ्रष्टाचार कम होने के बजाय बढ़ता ही लगातार जा रहा है। इसको लेकर के हम लोगों ने एक माहौल बनाया था कि पूरे द्वाराहाट विधानसभा में इस बात को की चर्चा भी है, होती रही है, और द्वाराहाट ही नहीं बल्कि प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी। आज जहां भ्रष्टाचार में पूरा एक एक छोटी छोटी इकाइयां हमारी जकड़ी हुई है, हर विभाग का एक निश्चित प्रतिशत है, उस दौर में हम सब लोगों का ये प्रयास था कि कम से कम द्वाराहाट विधानसभा से हम इस चीज़ को मिटा सकें, और उसके लिए लगातार प्रयास रहे। दूसरा, जो हमारे प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या है रोज़गार की, या यूँ कहूँ तो उत्तराखंड आंदोलन ही डॉक्टर डी.डी. पंत ने जो नारा दिया, पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी कभी पहाड़ के काम नहीं आया, तो उसी बात को लेकर के इस राज्य के निर्माण की लड़ाई को के संघर्ष को उत्तराखंड क्रांति दल ने नेतृत्व दिया। उसका समाधान आज भी हम लोग नहीं कर पाए हैं, क्योंकि हमारी सरकार की नीतियाँ उस दिशा में काम नहीं कर रही हैं। हमारी
इतना बड़ा सेटअप होने के बावजूद आज के इस दौर में जब पूरी दुनिया एक दूसरे से जुड़ी हुई है, और डॉक्टर डी पंत जी ने उस समय एक बात और कही थी, थिंक ग्लोबली एक्ट लोकली। ये आज नहीं, 80 के दशक में डॉक्टर पंत ने कही थी, और आज भी वो प्रासंगिक है। इतने वर्षों के बाद आज भी हमारे देश की सरकारों के पास, देश के प्रधानमंत्री के पास ये नारे पहुंच जाते हैं, लेकिन उनको धरातल पे काम करने के लिए उसका कोई सिस्टम नहीं है। बस ये चल रहा है धरातली। जब तक हम धरातल से सारी चीज़ों को समझते हुए नीतियों का निर्माण नहीं करेंगे, इस क्षेत्र का क्या, इस पूरे देश का भला नहीं हो सकता, इस राज्य का भला नहीं हो सकता। मैं पलायन पर आपसे एक प्रश्न करना चाहूँगा कि स्टेट माइग्रेशन कमीशन की 2018 की रिपोर्ट कहती है कि 100 से भी कम लोग रह गए 1000 गाँवों में, और अल्मोड़ा ज़िले की हम बात करें तो 5000 से ज़्यादा लोग पलायन कर गए पूरी तरीके से राज्य बनने के बाद। जबकि उत्तराखंड क्रांति दल का जो मेन आंदोलन था वो इसी के लिए था कि एक ऐसा राज्य बनाएंगे उत्तर प्रदेश से अलग होके, जो बिल्कुल ही अलग होगा। लेकिन अब आरोप ये लगता है कि उत्तराखंड क्रांति दल तो खुद ही गद्दे में घुसाए हुए कपूर की तरह हो गया है, कि वो तो खुद ही ख़त्म होता जा रहा है। तो इन मुद्दों को उठाएगा कौन? देखिए, उत्तराखंड क्रांति दल न तो कभी पहले ख़त्म हुआ था, न आज ख़त्म हुआ है। कभी कहीं पर हम ताकतवर रहे हैं आंदोलन के दौर में, और आज जब हमारा राज्य बन गया तो ये एक संगठनात्मक रूप से कमज़ोरियाँ दिखाई दे सकती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पर कोई भी राजनीतिक दल तभी मजबूत होता है जब उसे जनता की ताकत अपने साथ मिले, जनता की ताकत उसके साथ खड़ी हो। तो क्या उत्तराखंड क्रांति दल को जनता की ताकत नहीं मिल रही, इसी वजह से ख़त्म होता जा रहा है? जनता की ताकत का मेरा कहने का मतलब ये है कि उस दौर में अलग पृथक राज्य के नारे पर पूरा उत्तराखंड भी एक रात में इकट्ठा नहीं हुआ था। ये उत्तराखंड क्रांति दल का नेतृत्व था, संघर्ष था, कि धीरे धीरे 4 लोगों से बढ़कर के कारवां लाखों लोगों तक पहुंचा, और सरकार को इस राज्य को बनाना पड़ा। ये राज्य किसी ने भीख में नहीं दिया था, जो लोग आज डाल बजाते हैं। 42 शहादतें हुई हैं, और मुजफ्फरनगर, खटीमा, मसूरी जैसे कांड उत्तराखंड की जनता के जेहन में आज भी ताज़ा हैं। इतने बड़े संघर्षों के बाद ये राज्य हमने छीना है, उत्तराखंड की जनता ने छीना है। नेतृत्व तो उत्तराखंड क्रांति दल ने दिया। दूसरा, राज्य बनने के बाद जब ये परिस्थितियां पैदा होती है तो हमारी सरकारें होती हैं, हमारे लोग होते हैं। भाजपा की सरकारें रही हो, कांग्रेस की सरकारें रही हो, तब हम लोग लड़ते थे केंद्र के खिलाफ, तब हम लड़ते थे उत्तर प्रदेश की नीतियों के खिलाफ। आज हमारा राज्य है, हमारे लोग हैं, हम नीतिगत तरीके से सवालों को उठा सकते हैं, लड़ते हैं, आंदोलन करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पर एक लंबे संघर्ष के बाद जब कोई व्यक्ति हो, कोई विचारधारा हो, कोई दल हो, वो उसको वोट के रूप में हम नहीं बदल पाते हैं, तो कहीं ना कहीं पर लोग थकते हैं। एक पूरी पीढ़ी उसमें लगी है, और ये दिखाई देता है आज जिस तरीके से संसाधनों पर आधारित चुनाव हो गए हैं। उत्तराखंड क्रांति दल ने हमेशा से कभी मनी और मसल्स की राजनीति कभी भी नहीं की, राज्य आंदोलन के दौर में भी नहीं की, जब यूकेडी नेतृत्व कर रही थी, और राज्य बनने के बाद भी। लेकिन जो आज फैसला लेने की ताकत है, वो उत्तराखंड क्रांति दल को उस स्तर पर आज भी नहीं मिल पाई है, जिसके लिए जिस किस्म का उत्तराखंड हम चाहते हैं वो। और आज हम सब ये जानते हैं कि हमारे प्रदेश में अगर उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में, गाँव के परिप्रेक्ष्य में, यहाँ के युवाओं के परिप्रेक्ष्य में, यहाँ की महिलाओं के परिप्रेक्ष्य में, समाज को बेहतर करने के परिप्रेक्ष्य में अगर कोई नीतियाँ बनाएगी तो विधानसभा बनाएगी, ये हम सब जानते हैं। और उस विधानसभा में उत्तराखंड क्रांति दल का प्रतिशत उतना कभी भी नहीं रहा जिसमें कि कोई फैसला हम लोग ले सकें, फैसले का निर्णय ले सकें। वो फैसला लेने की ताकत हमारे हाथों में नहीं रही है। और जितनी ताकत जनता ने हमको दी है, उस पर कहीं कोई दो राय नहीं है कि उन सवालों को, जनता के सवालों को, उन नीतिगत मसलों पर हमने अपनी बात को पुरजोर तरीके से पूरे ताकत के साथ सड़क से लेकर के उस सर्वोच्च सदन तक रखा है। अब सवाल ये है कि उत्तराखंड क्रांति दल क्यों जनता के बीच में नहीं आ पा रहा है। देखिए, जैसा मैंने कहा, आज संसाधनों का चुनाव है। उत्तराखंड जैसे पढ़े लिखे राज्य में जब हम सब लोग राष्ट्र के नाम पर या धर्म के नाम पर अगर लोगों का झुकाव उस दिशा में होता है, तो इन छोटे छोटे हमारे पानी को, हमारी सड़कों को, हमारे रोज़गार के मामलों को थोड़ा पीछे कर दिया जाता है। तो ये कारण रहा है कि उत्तराखंड क्रांति दल को वो ताकत हासिल नहीं हो पाई। लेकिन अभी जो हालिया दौर आया 20 वर्षों के बाद ही सही, इस समय पूरे प्रदेश में, जो देश भर में हमारा युवा पलायन के चलते बाहर गया था, वो जब वापस लौटा है, उसने इस बात को बड़ी शिद्दत के साथ महसूस किया कि आज जब उसको बड़ी बुरी परिस्थितियों में लौटना पड़ा है, तो उसने महसूस किया कि हमारे प्रदेश में भी
क्षेत्रीय दल की सरकार बननी चाहिए, क्षेत्रीय दल को ताकतवर होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। और क्यों नहीं ये क्यों नहीं हो सकता, एक बार उत्तराखंड क्रांति दल को मौका मिले, जिसने इस राज्य की लड़ाई का नेतृत्व किया है, एक बार उनको आजमाना चाहिए, एक माहौल बना है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जो इससे पहले नहीं हुआ वो इस आने वाले चुनाव में देखने को ज़रूर मिलेगा। अब तो केजरीवाल जी की पार्टी आम आदमी पार्टी भी आ चुकी है मैदान में, तो क्या लगता है इस बार सीटें बढ़ पाएंगी? देखिए, पार्टियां केजरीवाल जी की आए, इससे पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार अभी वर्तमान में चल रही है, उससे पहले एक बार दो बार वो बना चुके हैं। कांग्रेस की सरकार रही है, तीसरी आम आदमी पार्टी आ रही है, चौथी भी कोई और पार्टी आएंगी। पार्टियों के आने जाने से किसी राज्य की दशा और दिशा में बदलाव नहीं होता, बदलाव होता है नीयत से। और वो नीयत दिल्ली में बैठ करके या नागपुर में बैठ करके संभव नहीं होगी। वो यहाँ की वास्तविक परिस्थितियों का आकलन करके और यहाँ पर जो हमारे पास संसाधन हैं, जिन पर इस राज्य को सक्षम रूप से सक्षम बनाने की बात थी, आर्थिक रूप से संपन्न बनाने की बात थी, उन सवालों पर जो भी काम करेगा, राज्य के हालात बदलेंगे। लेकिन जैसा माहौल रहा है, इतनी सरकारों ने ये सारा कुछ नहीं किया, इन मुद्दों पर कभी ध्यान नहीं दिया। घोषणा पत्र में तो आम आदमी पार्टी उत्तराखंड के मुद्दों को डाल दे। इससे पहले अगर भाजपा का घोषणा पत्र उठा करके देख लीजिए, कांग्रेस का घोषणा पत्र उठा करके देख लीजिए, शायद हमसे भी बेहतर होगा। राजधानी, उत्तराखंड की स्थायी राजधानी हम 2 महीने के अंदर तय कर देंगे, 6 माह के भीतर तय कर देंगे। हमने नहीं लिखा होगा, जिसने उस गैरसैंण को, चंद्रनगर गैरसैंण को राजधानी का शिलान्यास किया था 1992 में, लेकिन भाजपा और कांग्रेस के घोषणा पत्र में मिल जाएगा। वही ऐसा ही घोषणा पत्र कोई भी पार्टियां बना सकती हैं, लेकिन सवाल नीयत का है। उसको धरातल पर लागू करने के लिए आप कितने ईमानदार हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अब मैं आपकी विधानसभा क्षेत्र की बात करता हूँ। आपके विधायक जी से हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि ये उत्तराखंड की नंबर 1 विधानसभा है और इतने काम इन 5 सालों में यहाँ हुए हैं, यहाँ पे स्टेडियम बने हैं, बहुत सारे काम किए। तो आपने अपने दौर के दौरान कौन कौन से काम किए? देखिए, हमने कितने काम किए, कितने नहीं किए, ये बहुत ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा, 2002 में स्वर्गीय विपिन त्रिपाठी जी को इस राज्य बनने के बाद पहली विधानसभा में उत्तराखंड क्रांति दल को नेतृत्व करने का मौका मिला था। और न केवल इस विधानसभा का खाका, बल्कि पूरे उत्तराखंड का खाका उन्होंने उसी समय तय किया था। और उसके बाद से लेकर के इस विधानसभा के अंतर्गत उदाहरण फिर मैं कई दे दूंगा, जो खाका उन्होंने बनाया था, उसके बाद, उनके जाने के बाद मैंने उस पर काम किया है। और उसी रूपरेखा पर आज भी वर्तमान सरकारों के प्रतिनिधि, अगर वो बातों को समझते हैं जनता के बीच में, तो उसी खाके पर वो लोग काम कर रहे हैं। और मैं साफ और स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ कि आज भी सड़कों को उठा करके देख लीजिए, पेयजल योजनाओं को उठा करके देख लीजिए, हमारे अस्पतालों को उठा करके देख लीजिए, हमारे स्कूलों को उठा करके देख लीजिए, आज भी उसी दौर के ज़्यादातर कार्यों को जो हम लोगों ने स्वीकृत कराया था, किसी में पूरी धनराशि आ गई, किसी में थोड़ा कम आई होगी, किसी में नहीं भी आई होगी, लेकिन जो रूपरेखा हमने रखी थी, उसी पर हमारे वर्तमान पिछले 10 सालों की जो बड़े दल हैं, उनके प्रतिनिधि उसी पर काम कर रहे हैं, न केवल काम कर रहे हैं, उन्हीं में ठेकेदारी भी कर रहे हैं। और रहा सवाल इस द्वाराहाट विधानसभा की रूपरेखा, हमारा अपना टारगेट था कि 2012 तक हम उत्तराखंड के हर गांव को सड़क से जोड़ेंगे। हम हर गांव को पेयजल, जो पानी की संकट जहाँ जहाँ पर भी है, इवन चौखुटिया जैसा हमारा विकास खंड है, जिसमें आप सब लोग भी जानते हैं रामगंगा बहती है, उसमें भी उससे पहले भी भाजपा की सरकारें रही है, कांग्रेस की सरकारें रही है, उसके आसपास के गाँवों को पानी नहीं, पेयजल योजनाएं उपलब्ध नहीं थी। ये 2002 के बाद ही संभव हुआ कि चांदी खेत पंपिंग योजना स्वर्गीय त्रिपाठी जी ने स्वीकृत कराई। उसके बाद मैंने आगे बढ़ाया। उसके बाद रामपुर भनोटिया पंपिंग पेयजल योजना, जो रामगंगा से बनी है, चौखुटिया के कम से कम 32 गाँवों को उसका लाभ मिलता है। वो आज भी उसका निर्माण चल रहा है। ये पिछले 10 वर्षों का जो ढीलापन रहा है। इसी तरीके से द्वाराहाट में जो रामगंगा पेयजल योजना बनी, वो चौखुटिया से बनी। द्वाराहाट के हमारे पूरे नगरीय क्षेत्र से लेकर के आसपास का ग्रामीण क्षेत्र उसमें जुड़ा। खीरो घाटी पंपिंग पेयजल योजना, खाका रूपरेखा स्वर्गीय त्रिपाठी जी ने तैयार की थी, 2008 में मैंने उसे स्वीकृत कराया। वो भी 25 गाँव की पंपिंग पेयजल योजना है। बगवाली पोखर का क्षेत्र है, वहाँ पर 2 हमने पंपिंग योजनाएं बनाई। एक बगवाली पोखर मेन पंपिंग योजना, जो बगवाली पोखर शहर के इर्द गिर्द भंडर गाँव इत्यादि इन गाँव को पेयजल मुहैया कराती है। उसके बगल में कामा कनलगांव पंपिंग पेयजल योजना है। उसके बगल में रवाड़ी पंपिंग पेयजल योजना है। तो मेरे कहने का मतलब इन उदाहरणों से ये है
कि पहला उद्देश्य हमारा था कि हर गांव को सड़क मुख्य यातायात से जोड़ना। कोई गांव ऐसा नहीं है, एक उदाहरण आप दे दीजिए 2012 के बाद नई सड़क के स्वीकृत होने का। काम उनमें आज भी चल रहा है। ठेकेदारी उसमें हमारे राष्ट्रीय दलों के लोग तब भी करते थे हमारे समय में, क्योंकि हमारे पास ठेकेदार नहीं है और हम लोग उस पर विश्वास भी नहीं रखते। हम लोगों का उद्देश्य रहा है कि लोगों को सुविधाएं मिले, जब नेतृत्व हम लोग कर रहे हैं। और उसके बाद का हमारा था कि हम जो यूकेडी का मुख्य एजेंडा है, एक बार सड़क गांव में पहुंचे तो फिर उस गांव का पढ़ा लिखा नौजवान गांव में कैसे हम उसको रोक सकें, उसको रोज़गार मुहैया कराने का वो टारगेट था। और उस पर हम लोगों ने काम भी शुरुआत भी की थी। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि थोड़ा सा परिस्थितियां बदल जाती हैं, उसके चलते ये सारी चीज़ें नहीं हो पाई। लेकिन आज भी हम लोग काम करने की कोशिश कर रहे हैं। और आपका कहने का मतलब है कि खाका आप लोग तैयार करते हैं, काम कोई और कर जाता है। नहीं, देखिए, काम भी हमने किया, मैंने कहा कि ठेकेदारी कर रहे हैं। होता क्या है, ये तो एक आप ठेका दिलाते हैं और ठेकेदारी कोई और कर लेता है। यूनिवर्सल ट्रुथ है कि काम हमने किया, आज हम नहीं है तो उद्घाटन शिलान्यास का पत्थर जिसने लगाया तो खाते में उसके जाता है। मैं इस बात पर मेरे कहने का आशय अगर आप समझ रहे होंगे, तो हम लोगों ने कभी नाम के लिए या ये हमने किया करके, हमारा दायित्व तो था उस समय, जनता ने हमको चुना था। तो अब उन एक एक कार्यों को अगर मैं गिनाऊं, द्वाराहाट तहसील बनी, चौखुटिया तहसील बनी यूकेडी के कार्यकाल में। डिग्री कॉलेजेस हमारे जो भवन पिछले 50 सालों में 40 सालों में स्वीकृत नहीं हो पाए, चौखुटिया की डिग्री कॉलेज का भवन है। बिनता का आईटीआई है, आज बिनता का आईटीआई बंजर है, जबकि वो नया बना हुआ आईटीआई था। अगर आप वहाँ पर जाएंगे, उसके फोटोग्राफ्स मैंने भी खींचे हैं कुछ दिनों। श्रेय लेने के लिए बहुत लोग तैयार होते हैं, लेकिन इन 10 वर्षों में हमने सैंक्शन करा दिया, 4 ट्रेड खोल दिए। उसके बाद उस 4 के 8 ट्रेड करने की बात थी, जो वर्तमान में नए ट्रेड हैं, जिनकी मांग है, लेकिन वो आज बंजर स्थिति में पड़ा है। वही मासी के आईटीआई का हालत है, वही हमारे दौलापाली की स्थिति है। तो इनको फिर ये जो कार्य एक बार हमने कर दिया, उसमें नया भवन बनाने की ज़रूरत नहीं है। उसमें तो ये है कि उसको नए सिरे से कैसे हम आगे बढ़ाएं। तो इन चीज़ों पर ये रूपरेखा को समझने की ज़रूरत होती है कि जनता को अल्टीमेटली किन चीज़ों पर ज़्यादा फ़ायदा होगा, कैसे हम इन चीज़ों को आगे बढ़ाएं। तो विपक्ष के तौर पर आपका भी दायित्व होता है कि आप उसका विरोध करें। तो कोई विरोध का ऐसा आयोजन आपने किया कभी? जैसे आईटीआई बिनता को आज हमने भी घूमा तो बड़ा बुरा लगा कि पता लगा कि ये काफ़ी टाइम पहले से बन रहा है और आज भी खाली का खाली ही है। तो विपक्ष के तौर पर आपका भी दायित्व होता है कि आप उसके लिए आवाज़ उठाएं। तो क्या आपकी आवाज़ को सुना नहीं जाता? देखिए, आवाज़ को सुना जाना या नहीं सुना जाना एक अलग अलग विषय है। रहा इन समस्याओं को उठाने का, इसको समय समय पर, चाहे हमारे आईटीआई को बेहतर ढंग से संचालित करने की बात हो, इंजीनियरिंग कॉलेज द्वाराहाट जो स्वर्गीय त्रिपाठी जी के समय में यहाँ पर बना था, आज उसको आगे बढ़ने की बात थी। हो ये रहा है कि उसके 1-2 ट्रेड बंद हो गए, बायोकेमिकल आपने बंद कर दिया। ये इन सरकारों की जो गैर जिम्मेदाराना नीतियाँ, पहले तो पहाड़ में हमारे यहाँ पर पूरा जो नया विकास था, जो राज्य बनने के बाद होना चाहिए, तो वो देहरादून और हरिद्वार या उधम सिंह नगर जैसे शहरों तक सीमित हो गया। नए कॉलेजेस खुल रहे हैं, नए मेडिकल कॉलेजेस खुल रहे हैं, नए संस्थान खुल रहे हैं, वो इन 3 शहरों तक सीमित है। ये उस दौर में उत्तर प्रदेश के समय में लड़ झगड़ करके जनता के आंदोलन के फलस्वरूप ये कॉलेजेस यहाँ पर बने हैं। तो इसके लिए सरकारों को चाहिए कि पहले इन कॉलेजेस को कैसे हम बढ़ाएं। पहले तो नए बड़े संस्थान कैसे हमारे पर्वतीय विकास खंडों में खुले, उस पर काम होना चाहिए। लेकिन वो नहीं, आप करने की इच्छा नहीं है, आप में इच्छा शक्ति नहीं है, आपके पास समझ नहीं है, तो कम से कम जो स्थापित हमारी चीज़ें हैं उनको लेकर के सरकारों की नीति हो। हर चीज़ के लिए अगर आंदोलन ही ज़रूरी होगा तो फिर कैसे चलेगा। कम से कम हमारे वर्तमान प्रतिनिधियों को, जब आपकी, और ये काम हम लोगों ने तब किए हैं जब हमारी सरकारें नहीं होती थी, तब हम लोग अकेले जनप्रतिनिधि हुआ करते थे। इनकी रूपरेखा हमने तब रखी, इनका खाका हमने तब खींचा, इनको तब हम स्वीकृत करा के लाए। आज तो आपकी आपने खुद कहा है डबल इंजन की सरकारें हैं, उससे पहले भी डबल इंजन ही रहा है कांग्रेस का। तो जब आप सरकारों में रहते हुए इन कार्यों को बेहतर नहीं कर सकते, इनको आगे नहीं बढ़ा सकते, तो फिर बहुत बुरी स्थितियाँ होनी हैं। उसके लिए समय आएगा तो हमको आंदोलन करने की ज़रूरत पड़ेगी, आंदोलन भी करेंगे। मैं शिक्षा के मुद्दे पर आऊँगा कि शिक्षा की बात करी जाती है कि यहाँ का युवा अब तो फ़िलहाल शिक्षा ले रहा है, 12 तक ले लेता है, लेकिन रोज़गार की समस्या है कि रोज़गार के लिए आज भी लोग बाहर ही जाते हैं, क्योंकि रोज़गार का कोई साधन सच में यहाँ पर नहीं है। या फिर वो स्वरोजगार कर सकता है या फिर उसे किसी अन्य के वहाँ काम करना होगा। और इस बेल्ट में तो टूरिज़्म भी लगभग ना के बराबर है, जो कि दूसरी तरफ कौसानी की तरफ वाली बेल्ट में दिखाई देता है थोड़ा बहुत टूरिज़्म। यहाँ पर बहुत कम दिखता है, टूरिस्ट यहाँ पर बहुत कम आते हैं।
और होटल्स वगैरह भी बहुत कम दिखते हैं, रेस्टोरेंट हमको ज़्यादातर दिखाई दिए। तो टूरिज़्म का स्कोप यहाँ पर है, तो फिर भी आज तक क्यों हुआ ऐसा कि 7 साल तो आप भी रहे, उससे पहले कई सरकारें आई लेकिन होटल वगैरह क्यों नहीं बन पाए? देखिए, दो चीज़ें होती हैं, टूरिज़्म को हम किस तरीके से मापते हैं। जैसे आज तक की हमारी उत्तराखंड सरकार की नीतियों में टूरिज़्म का मतलब ये रहा है कि जो पहले से टूरिस्ट डेस्टिनेशन पॉइंट्स हैं, जैसे कौसानी, नैनीताल, मसूरी, लैंसडाउन, रानीखेत, ये अंग्रेज़ों के बनाए हुए शहर हैं। उसी तरीके से जो उत्तराखंड का धार्मिक पर्यटन है वो आधारित है केवल हमारी चार धाम यात्रा पर। और हमारी सरकारों का फोकस भी केवल उन्हीं में रहता है, उसमें नया बेहतर कुछ नहीं कर पाते वो लोग। लेकिन यही है कितने शौचालय हम चार धाम यात्रा में बनाएंगे, कितने अगले साल उखाड़ करके फिर उसमें नए कौन से बनाएंगे। तो इससे हट करके जब तक हमारा एक व्यापक दृष्टिकोण नहीं होगा कि पूरा उत्तराखंड टूरिज्म की दृष्टि से हर क्षेत्र, हर गांव, हर इलाका, कम से कम पर्वतीय क्षेत्रों में नया टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप किया जा सकता है और बहुत बेहतर तरीके से किया जा सकता है। अगर द्वाराहाट के इर्द गिर्द की अगर आप बात करें, द्वाराहाट को सांस्कृतिक नगरी कहते हैं, मंदिर का पूरा समूह है। अब आपने कहा कि आपने क्या किया, ये शुरुआत भी यूकेडी के टाइम पर ही हुई कि मंदिर समूह को पहली बार उत्तराखंड के राज्यपाल को यहाँ पर इनवाइट कर एज ए चीफ गेस्ट इनवाइट किया गया और उसके बाद फिर इसको पुरातत्व विभाग को देते हुए इन मंदिरों को के सुधारीकरण का काम शुरू हुआ। उसी तरीके से हम लोग ये आगे बढ़ रहे थे। आपने बिंता में दूसरा डेस्टिनेशन पॉइंट देखा होगा, जो बिंता पारकोट एक जगह पर, वहाँ पर टीआरएच का एक इंफॉर्मेशन सेंटर वहाँ पर बनाया था। उस पर अगर बोर्ड को ध्यान से पढ़ा जाएगा तो हमारा जो अपना प्लानिंग थी कि बिंता के ऊपर की पूरी वैली को पैराग्लाइडिंग के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है, वो वहाँ से शुरुआत थी। और ये काम चूंकि एक दिन का संभव नहीं होता है, इसलिए उसको धीरे धीरे हम कैसे आगे बढ़ेंगे। और उस समय की प्राथमिकताएं अगर वास्तव में देखा जाए तो हमारी प्राथमिकताएं जनता से जुड़ी हुई थी, जिसमें सड़क, बिजली, स्कूल के भवन से लेकर के छोटी छोटी दिक्कतों को पूरा करना था। उसमें समय लगना था, बजट भी लगना था। उसके बाद आज जो इस तड़ाकताल झील की बात बड़े ज़ोर शोर से होती है, ठीक है, उसमें कुछ धनराशि भी स्वीकृत हुई होगी, अभी वर्तमान स्थिति क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन ये भी प्लानिंग यूकेडी ने ही की। स्वर्गीय त्रिपाठी जी ने इसको पूरा प्लान किया कि हम इस पर काम करेंगे, उसी काम को हमने आगे बढ़ाया। तो हम लोग जब उस समय सरकार में महत्वपूर्ण स्थिति में नहीं होते हुए इन मुद्दों को आगे बढ़ा करके सरकार को इस स्थिति में ला सकते हैं कि आप सर्वे कीजिए, आप सर्वे के लिए बजट सेंक्शन कीजिए, तो आज जो पूरी सरकार है उनको तो 5 साल में निर्माण कर देना चाहिए। पिछली सरकार चली गई 5 साल की, अगली ये सरकार जो पूर्ण बहुमत की सरकार है, जिसमें सरकार को फैसला लेना चाहिए। अब ये नहीं कि हम सर्वे करवाएं, बल्कि अब तो निर्माण दिखना चाहिए। इसलिए मेरे कहने का मतलब है कि एज ए टूरिस्ट स्पॉट हम द्वाराहाट को बहुत बेहतर तरीके से डेवलप कर सकते हैं। द्वाराहाट का मतलब मेरा केवल द्वाराहाट शहर से नहीं है, इसकी इर्द गिर्द पूरी पेरिफेरी है। और दूसरा, टूरिज़्म का मतलब केवल ये नहीं होता कि बहुत बड़े बड़े होटल दिखें। कॉन्सेप्ट साफ और सीधा है कि हम हर गांव को टूरिज़्म सर्किट के रूप में डेवलप करें। ज़रूरी नहीं कि बड़े बड़े होटल्स 3 स्टार 5 स्टार और वो पब कल्चर हमारे इन ग्रामीण क्षेत्रों में आए। इन ग्रामीण क्षेत्रों में कला और संस्कृति से जुड़ा हुआ टूरिज़्म डेवलप किया जा सकता है। पिछले कुछ वर्षों में टूरिज़्म सेक्टर में एक नया नाम जुड़ा, हेल्थ टूरिज़्म। उसमें हम माहौल के हिसाब से आयुर्वेद को जोड़ते हुए ऐसे सर्किट्स को डेवलप कर सकते हैं। लेकिन ये काम जो मुझसे आप अपेक्षा करते हैं, ये काम उस दिन मैं फैसला लूँगा जिस दिन फैसला लेने की ताकत मेरे हाथ में होगी। आज तो उस सरकार को हम बार बार कहते हैं कि आप इस दिशा में काम कीजिए, लेकिन इन 20 वर्षों में कहाँ है वो काम। क्या लगता है 2022 में जनता मौका देगी आपको फैसला लेने का? ये तो जनता पर निर्भर करता है। बहुत लोग तो ये भी कह रहे हैं कि पुष्पेश जी ने अपने पोस्टरों में अपनी पार्टी की कुर्सी को बहुत छोटा कर दिया, क्योंकि अब वो बड़ी कुर्सी की तलाश में है। देखिए, कुर्सी वो सिंबल है, कुर्सी बड़ी हो छोटी हो, बड़ी पार्टियां, लोगों की चर्चा है, मैं भी सुन रहा हूँ आप ही लोगों के माध्यम से, और कई बाजार में जब कहीं पर हम लोग निकलते हैं। देखिए, ये वैचारिक सवाल है। आज ज़रूरी नहीं है कि अगर पूरा देश नदी के बहाव के साथ बह रहा है तो पुष्पेश त्रिपाठी भी उसी बहाव में बहे। हम लोग लड़ने वाले लोग रहे हैं, जनता के लिए लड़ने वाले लोग रहे हैं। कुर्सी का मोह अगर बहुत ज़्यादा होता तो जब हम लोग बहुत ताकतवर थे तब भी हम लोग कोई फैसला ले सकते थे। और आज पहली प्राथमिकता जनता के लिए लड़ना है। और ये अच्छी बात है कि अगर कोई लोग ये चाहते हैं कि मैं मुझ जैसा छोटा सा कार्यकर्ता, मुझ जैसा छोटा सा जनता के बीच का आदमी
किसी और का नेतृत्व करे, तो ये उनकी समझ है और ये हमारे लिए भी अच्छी बात है कि उनके पास ऐसा कोई चेहरा नहीं है, उनके पास कोई ऐसा नेतृत्व नहीं है जिसके लिए उनको मजबूर होकर के इस किस्म की चर्चाओं को बढ़ाना पड़ रहा है। तो हमारा अपना काम है, यूकेडी का एक लंबा दौर रहा है संघर्षों का, और आगे भी ये संघर्ष कुर्सी के लिए नहीं, सत्ता के लिए नहीं, बल्कि जनता को कैसे हम बेहतर चीज़ों की ओर ला सकें, जनता को बेहतर सुविधाएं मिल सकें, उनके मुद्दों को हम बेहतर तरीके से किस प्लेटफॉर्म पर लड़ सकते हैं, ये महत्वपूर्ण है। और जब ऐसे समय में इसको हमको समझना पड़ेगा कि जब पूरी पूरी सरकारें जनता की उन समस्याओं का निदान नहीं कर सकती है, तो फिर मेरा जैसा व्यक्ति अगर किसी और जगह जा कर के क्या ऐसा कर लेगा, जब पूरे केंद्र की सरकारें, राज्य की सरकारें मिल करके छोटे छोटे हमारे इस ग्रामीण प्रदेश क्षेत्रों का, गाँव का विकास नहीं हो पा रहा है, रोज़गार की समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है, ज़मीनों के सवाल सामने खड़े हैं, और इस कोरोना के बाद जो बेरोज़गारी, रोज़गार नहीं होने की वजह से जो बेरोज़गार आज मायूस है, डिप्रेशन में जा रहा है, उसको लेकर के सरकार कोई नीति नहीं बना सकती है। तो निश्चित है कि हमको अपनी जगह पर मजबूती से खड़े होकर के, जहाँ पर हम आज तक लड़ते रहें, आगे भी इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा, तभी हम लोग मुझे लगता है कि कुछ चीज़ों का हल निकलेगा। अब मैं जनता के कुछ सवाल आपके लिए लेके आया हूँ। कुछ जगहों पर हम गए थे तो जनता में से कई लोगों के एक सवाल कॉमन था कि वोट मांगने के लिए अब सभी लोग आना शुरू कर देंगे, लेकिन एक बार जब चुनाव हो जाते हैं तो उसके बाद हमें पूछने के लिए फिर कोई भी नहीं आता। देखिए, ये किस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा है, किसके लिए कहा है, मैं नहीं जानता। अमूमन ये होता है, ये तो सत्ता का सत्ता की हनक हमेशा रही है लोगों में। तो ये होना ज़रूरी है क्या? लेकिन हम लोगों के समय में देखिए, अगर लोग इस बात को पर्टिकुलर किसी व्यक्ति से, कुछ लोगों से मिल करके आप पिन पॉइंट यूकेडी के नेतृत्व के बारे में पूछें, तो आज भी मैं ये कह सकता हूँ कि भाजपा और कांग्रेस के लोगों को अगर गांव-गांव जाना किसी ने सिखाया है, उत्तराखंड क्रांति दल के नेतृत्व ने सिखाया है। 1980 के दशक में मुझे आज भी याद है, खजुरानी हमारी ग्राम सभा है, एक दूरस्थ ग्राम सभा होती थी जहाँ करीब 12 से 14 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता। 1980 में स्वर्गीय जसवंत सिंह बिष्ट जी को, उस समय रानीखेत विधानसभा थी, विधायक चुना था, तो उन्होंने कहा कि अगर हमारे गांव में पहला व्यक्ति कोई पहुंचा था तो यूकेडी का विधायक पहुंचा था। और आज भले ही बड़े बड़े दलों के लोग शराब और पैसे की राजनीति में अपने आप को आगे पाते होंगे, लेकिन अगर उनको एक एक व्यक्ति से हाथ जोड़ना, उनके गांव में बैठ करके, गांव की पंचायत के बीच में बैठ करके लोगों की बैठक करना किसी ने सिखाया तो यूकेडी की लीडरशिप ने सिखाया, और मैं भी उसी यूकेडी की विचारधारा का अगला कदम हूँ। तो मैं कैसे किसी गांव को, किसी तोक को छोड़ सकता हूँ। हमने पहले भी प्रयास किया है, विधायक के रूप में भी कोई तोक ऐसा नहीं था जहां हम लोग नहीं पहुंचे। ये हो सकता है कि कहीं पर कि किसी ने 10 समस्याएं कही हो, 10 में से 10 के 10 को हम पूरा नहीं कर पाए हों, उनका समाधान पूरा नहीं हो पाया हो, लेकिन 10 में से 2 उनकी जो प्राथमिकताएं थी, 4, 3 इन समस्याओं के समाधान का प्रयास हम लोगों ने किया हो। 2022 के लिए आपकी क्या रणनीतियाँ हैं? देखिए, रणनीति जनता से जुड़ने की है, एक एक व्यक्ति से बात करने की है, और अगर कोई तात्कालिक समस्याएं हमारे सामने आती हैं जिन पर हम लोगों को तत्काल रूप से कोई काम करना चाहिए, वो पहले भी जारी है, 2022 को लेकर के नहीं, वो सिलसिला चलता रहेगा। और जहां रणनीति का सवाल है, देखिए हम लोग जनता के बीच में जाकर के चुनाव लड़ने वाले लोग हैं। पैसे की और शराब की राजनीति आज तक हम लोगों ने नहीं की, आगे भी नहीं हो पाएगी, और न हम लोगों ने इस किस्म के साधनों को जोड़ने का प्रयास किया है। जनता के बीच में बैठ करके उनका समर्थन हासिल करना हमारी पहली रणनीति है, और उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग काम कर रहे हैं। 2022 में जो चुनाव होंगे, क्या लगता है उसमें सबसे बड़ी टक्कर आपको कौन देगा? देखिए, हमारे लिए सभी लोग एक जैसे ही हैं। कौन कितना किस तरीके से काम करता है, ये इस बारे में अब टक्कर किसके साथ होगी। भाजपा एक बहुत बड़ी पार्टी है, कांग्रेस, हालांकि कांग्रेस का पूरे देश में जिस तरीके से ख़त्म हो रही है, और जो कांग्रेस का पिछले 60 वर्षों का सारी चीज़ें रही हैं, मुझे लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि इन बड़े दलों के बजाय जो इनका जिस किस्म का राजनीति दौर रहा है, आज जो युवा वर्ग खास तौर पर, और जो सोशल मीडिया से लेकर के मीडिया का तमाम सारी चीज़ें हैं, उस पर कहीं ऐसा ना हो कि ये चुनाव एक तरफा ना हो जाए। टक्कर की बात तो बहुत दूर की बात है। अब मैं इस इंटरव्यू को समाप्त करूंगा एक बहुत बड़ा प्रश्न, जो कि सभी लोगों का प्रश्न था लगभग, और एक बहुत बड़ी समस्या भी है, आज से नहीं, पहाड़ की बहुत सालों से समस्या रही है। तो इसका समाधान मैं आपसे जानना चाहूँगा। ये समस्या है मानव वन्य जीव संघर्ष की।
यानी सभी का कहना था कि बंदरों ने हमारी फसल बर्बाद कर दी है, रात में सूअर हमारी सब फसल बर्बाद कर जाते हैं, अगर हम यहाँ पे रहना भी चाहें तो हम खाएंगे क्या? हम कुछ भी लगाते हैं तो बंदर ले जाता है। यहाँ तक कि हम बिंता में जहाँ रुके हुए थे, वहाँ हमने देखा कि सुबह सुबह बंदर रोटियाँ लेके भाग गया। तो इस तरीके की समस्या है यहाँ पर, लेकिन कोई भी, इतने सारे लोग, पार्टियाँ आई, उन्होंने आज तक कुछ भी नहीं देखा मैंने निदान किया हो। जबकि ऐसी व्यवस्था है, हिमाचल में व्यवस्था है कि हिमाचल में वेरमिन डिक्लेयर किया हुआ है बंदर को, यानी उसे मारने के आदेश है। उत्तराखंड में खैर ऐसा तो नहीं है, लेकिन क्या समाधान हो सकता है? देखिए, दो चीज़ें हैं। सबसे पहले किसी समस्या के समाधान के लिए हमको उसको गंभीरता से लेना पड़ता है, तभी हम उसके लिए कोई रूपरेखा बना पाते हैं, कोई नीति बना पाते हैं। दुर्भाग्य ये है कि पूरे प्रदेश के जनता की, खास तौर पर महिलाओं के जो परेशानी है खेती बाड़ी की, उसको लेकर के इतने बड़े स्तर पर आवाज़ें उठने के बावजूद हमारी न तो स्थानीय सरकारों ने इस पर ध्यान दिया है और न राज्य स्तर की सरकारों ने। तो सबसे पहले तो जो समस्या है उसको गंभीरता से हमको लेना पड़ेगा। फिर उसके, और जहाँ तक समाधान की बात है, देखिए समाधान आपने खुद ही कहा कि तार बाड़ भी एक समाधान है। दूसरा, अन्य रास्ते भी हैं। आज जितना पैसा हम अन्य रास्तों, खड़ंजों में खर्च कर रहे हैं, उसके बजाय सोलर फेंसिंग का व्यवस्थाएं हैं, हिमाचल ने इस काम को किया है। तीसरा, बंदरों सूअरों का जो जो जंगली जानवर और मानव वन्यजीव संघर्ष का जो सबसे बड़ा कारण रहा है, वो उत्तराखंड के जंगलों में आग लगना। और ये आग लगने की शुरुआत मुझे लगता है कि अगर हम आंकड़ों को निकालें तो दो राज्य बनने के बाद से ही बहुत तेज़ी से ये बढ़ी है। इसका कारण कई बार चलते चलते हम इन चीज़ों पर भी बहस होती है, चर्चा होती है, और कई जगहों पर ग्रामीण क्षेत्रों में लोग इस बात पर भी चर्चा करते हैं कि ये वन विभाग का घोटाले का बहुत बड़ा खेल है। आपने 1 लाख प्लांटेशन कहीं दिखाया है और प्लांटेशन किया नहीं है, और उसके बाद उस जंगल में आग लग जाती है अगली बार, और फिर अगले साल पैसा आता है। तो इन सब चीज़ों, और दूसरा जो हमारे वन अधिनियम बने, जिसमें इससे पहले होता था कि हमारे ही लोग, हमारे गांव के लोग, जिसके इलाके का जो जंगल है उसकी, उससे अपने साधन भी जुटाते थे और उनकी सुरक्षा भी करते थे। और जब से हमारे फॉरेस्ट एक्ट के तहत लोगों का जंगलों में जाना बंद हुआ है, तो उसके बाद लोगों को भी ये लगता है कि जब हमारा कुछ है ही नहीं, जब हमें यहाँ से लकड़ी, चारा, पत्ती कुछ नहीं ले सकते, तो फिर हमने किस चीज़ के लिए जाना? तो न उसको उसकी वजह से जंगलों में आग लगने का सिलसिला बढ़ा है। तो कहीं न कहीं पर हमको अपनी नीतियों में बदलाव करने की ज़रूरत है। उसके सरकारीकरण के बजाय हमको ग्रामीण लोगों को जंगलों से, पर्यावरण से जोड़ना भी पड़ेगा। उनको ये विश्वास दें कि जंगल आपके हैं, ये जंगल सरकारों के। आज तो ये भारत सरकार के जंगल हैं, जिसमें हम लोग कुछ उसमें ले नहीं सकते। और दूसरा, हमको कहीं न कहीं पर जंगलों की उत्पादन जो हमारा खेती है, वन संपदा है, उसके उत्पादन को बढ़ाने के लिए जब तक हम गांव के लोगों को नहीं जोड़ेंगे, बिहार से लेबर लाएगी सरकारें उसमें, या कहीं बाहर से नेपाली उसमें काम करने के लिए लाएंगे। तो उसके लिए हमको जंगलों और लोगों को के बीच एक तालमेल बनाने को लेकर के स्पष्ट नीतियां बनानी पड़ेंगी कि ये जंगल आपका है, ये ज़मीन आपकी, आप इसकी सुरक्षा कीजिए। निश्चित रूप से बदलाव होगा। लोगों को रोज़गार के माध्यम, हम जंगलों के माध्यम से हम लोगों के रोज़गार के साधन भी निकाल सकें, वो रास्ते हमको तलाशने पड़ेंगे। 2022 में अगर पुष्पेश जी आए तो इस समस्या का समाधान हो जाएगा? देखिए, ये निर्भर करता है कि किस हैसियत, किस ताकत के रूप में हम लोग आते हैं। अगर जनता ने फैसला लेने की ताकत दी तो बिल्कुल फैसले होंगे जनहित, और जनता ने आवाज़ उठाने की ताकत दी तो आवाज़ उठेगी, और जनता ने सड़क पर लड़ने की ताकत दी तो सड़क पर लड़ेंगे। 7 साल के लिए तो आपको ये ताकत मिली हुई थी। देखिए, 7 साल की ताकत हमको फैसला लेने की नहीं थी, आवाज़ उठाने की थी। और आप विधानसभा का कोई भी दिन की कार्रवाई उठा करके देख लीजिए, उसमें जनता की आवाज़ किस दिन नहीं उठाई। कौन सा दिन ऐसा है जिसमें 1 घंटे या 2 घंटे की बहस उन सरकारों से जिन्होंने फैसला लेना है, उसमें वो नहीं उठी। तो आवाज़ बस उठती ही जाएंगी और मांग पूरी नहीं होंगी क्या? देखिए, फिर मैंने कहा, मांगे पूरी करने के लिए सरकार को फैसला लेना। तो आप सरकार को कैसे मजबूर करेंगे? ये निर्भर करता है, मैंने कहा, ताकत पर। सरकार को मजबूर कर तो ये सब सरकार पर निर्भर रहेगा। सरकार, अल्टीमेटली जिस सरकार को हम चुन रहे हैं, फैसला तो सरकार ने लेना है, फैसला तो सरकारों ने लेना है। हम मजबूर कर सकते हैं 2 तरीकों से, या तो वो सरकार की ताकत जनता हमको दे, और या फिर हमारे साथ इस तरीके से खड़े हो जाए किसी भी आंदोलन में, जैसा आज किसान बैठे हैं वहाँ सरकार की नाक में दम करके। और एक बार नाक में दम करके यूकेडी ने जनता के हितों के लिए लड़ करके दिखाया है। इस राज्य को छीना है, राज्य किसी ने दिया थोड़ा। यूकेडी के नेतृत्व में जनता की ताकत तो थी कि इस राज्य को बनाना पड़ा।
पुष्पेश जी, प्रतिपक्ष संवाद से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हमारी तरफ से 2022 के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।